फर्स्ट ऑफिसर घबराते हुए कैप्टन से कहते हैं, फ्लैप्स बंद कीजिए, प्लेन नीचे गिर रहा है। लेकिन कैप्टन इस पर कोई जवाब नहीं देते। फर्स्ट ऑफिसर फिर से चिल्लाते हुए पूछते हैं, क्या आप ठीक हैं कैप्टन? लेकिन इस पर भी कैप्टन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इधर प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा है और कैप्टन अपनी सीट पर निढाल पड़े हुए हैं। इनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है और सिर एक झटका खाकर पीछे की तरफ झुक गया है। असल में हार्ट अटैक आने की वजह से कैप्टन की मौत हो चुकी है और प्लेन अब एक ऐसे पायलट के हाथों में है जिसके पास उसे उड़ाने का कोई खास एक्सपीरियंस तक नहीं है। पायलट बार बार प्लेन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन और भी बुरी होती जा रही है। इस वक्त प्लेन गिरते हुए बहुत ही नीचे आ चुका है और सबके मन में बस एक ही सवाल है कि ये नए कैप्टन इस प्लेन को क्रैश होने से बचा पाएंगे या नहीं। मगर उसके बाद जो होता है वो सबके होश उड़ा देता है। तो आखिर इस प्लेन के साथ क्या होता है और फर्स्ट ऑफिसर इस प्लेन को बचाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं? ये कहानी है टैरम फ्लाइट 371 की, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना सब आखिर कैसे हो सकता है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। रोमानिया की नेशनल एयरलाइन टैरम की फ्लाइट 371 बुखारेस्ट के हेनरी कोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेल्जियम के ब्रसल्स जाने के लिए तैयार हो रही है। ये एक एयरबस A310-324 एयरक्राफ्ट है जिसमें 60 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर सवार हैं। इस प्लेन की कमान 48 साल के कैप्टन लिवियू बटनोयू के हाथ में है, जिनके पास करीब 14,000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है। वैसे तो अपने करियर के दौरान इन्होंने कई प्लेन्स फ्लाई किए हुए हैं, लेकिन एयरबस A310 में इनका एक्सपीरियंस 17,035 आवर्स का है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। खैर, कॉकपिट में इनका साथ देने के लिए 51 साल के फर्स्ट ऑफिसर लोनल स्टोई भी मौजूद हैं। इनके पास 8,988 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 650 आवर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने एयरबस A310 को फ्लाई करके हासिल किया है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फर्स्ट ऑफिसर लोनल स्टोई ने काफी समय तक सोवियत बिल्ट प्लेन्स फ्लाई किए थे, जिनके कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट्स वेस्टर्न एयरक्राफ्ट से काफी अलग होते हैं। और एयरबस A310 उनके लिए पहला ऐसा प्लेन था जिसमें वेस्टर्न स्टाइल ऑल्टीट्यूड डायरेक्शन इंडिकेटर यानी ADI लगा हुआ था, जो सोवियत स्टाइल के प्लेन्स के ADI से बिल्कुल अपोजिट काम करता है। यानी ये उनके करियर का पहला ऐसा प्लेन है जिसे वो वेस्टर्न सिस्टम के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, और इसी वजह से फर्स्ट ऑफिसर के लिए ये सिस्टम इतना फेमिलियर नहीं है। ये चीज आज आगे चलकर इस फ्लाइट के लिए एक बड़ी मुश्किल बनने वाली है। प्लेन के उड़ान भरने की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है, फ्यूल भी भर दिया गया है और ग्राउंड स्टाफ प्लेन को पुश बैक करके सही दिशा में खड़ा कर चुके हैं। कुछ ही समय में फ्लाइट को टेक ऑफ क्लियरेंस मिल जाता है और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए टैरम फ्लाइट 371 9:06 के लोकल टाइम पर उड़ान भर लेती है। सुबह का वक्त है, बाहर का मौसम भी साफ है और प्लेन स्मूथली अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है।
लोग हल्की फुल्की गॉसिप के बीच अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। कॉकपिट में भी दोनों पायलट रिलैक्स हैं, लेकिन बार बार उनकी नजर थ्रॉटल सिस्टम पर जाकर रुक जाती है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो इस पूरे हादसे का बड़ा रीजन बनने वाला है। इसे समझने के लिए हमें समय में पीछे जाकर इस प्लेन की हिस्ट्री पर नजर डालनी होगी। असल में इस प्लेन को 1987 में पैन एम ने एयरबस से खरीदा था और इसे क्लिपर लिबर्टी बेल नाम दिया गया। इस तरह यह विमान पैन एम के जहाजी बड़े का हिस्सा बन गया और कुछ सालों तक सफल उड़ानें भरता रहा। लेकिन 1991 में पैन एम दिवालिया हो गई और उन्हें अपने कई विमान बेचने पड़े। इसी दौरान इस विमान को डेल्टा एयरलाइंस ने खरीद लिया। डेल्टा के साथ उड़ान भरने के दौरान 28 मई 1994 को पहली बार इस प्लेन के थ्रॉटल में मैल फंक्शन को नोट किया गया था। मैल फंक्शन ये कि जब भी टेक ऑफ से क्लाइंब पावर में स्विच किया जाता है तो प्लेन के पहले इंजन का थ्रस्ट लीवर खुद ब खुद कम होने लगता है। इस घटना के बाद मेंटेनेंस टीम ने इसे ठीक करने की काफी कोशिश की। इन्होंने समस्या को एनालिसिस किया और सभी रिलेटेड कंपोनेंट्स की जांच की, लेकिन इस प्रॉब्लम के पीछे कोई भी क्लियर रीजन नहीं समझ आया। इसके बाद टेक्नीशियंस ने प्लेन की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम की गहराई से जांच की और उन्होंने सेंसर्स व कंट्रोल सिस्टम को भी टेस्ट किया। फिर भी इस प्लेन की कोई भी प्रॉब्लम उन्हें समझ नहीं आ सकी। लेकिन इसी बीच 1994 में रोमेनियन एयरलाइंस टैरम ने इसे खरीद लिया और इसे नया नाम दिया, मुंटेनिया। टैरम एयरलाइंस इस विमान को डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए यूज करने लगा। अब टैरम को पहले से इस प्लेन के मैल फंक्शन के बारे में पता था और उसने भी इसे ठीक करने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। इनके पायलट्स ने भी कई बार इस प्रॉब्लम को फेस किया और इसको लेकर कंप्लेंट्स भी की गई। यहां तक कि टैरम एयरलाइन ने एयरबस से भी संपर्क किया, लेकिन इसके बावजूद प्रॉब्लम का कोई हल नहीं निकल सका। इस तरह से यह प्लेन इस प्रॉब्लम के साथ ही लाखों लोगों की जिंदगियों को रिस्क में डालकर रन होता रहा। आज फ्लाइट 371 के पायलट्स को भी थ्रॉटल में आने वाली इस गड़बड़ी के बारे में पता है, इसलिए ये दोनों इस पर खास ध्यान दे रहे हैं। लेकिन फिर भी इनसे एक ऐसी चूक हो जाती है कि सब कुछ चंद सेकंड में तबाह हो जाता है। खैर, फ्लाइट 371 टेक ऑफ के बाद अपने निर्धारित रास्ते पर आराम से फ्लाई कर रही है। अभी उड़ान भरे कुछ ही समय हुआ है कि एटीसी रूट को लेकर एक बदलाव कर देता है और फ्लाइट को बाएं मुड़ने के लिए कहता है। इस वक्त प्लेन 1700 फीट की ऑल्टीट्यूड पर है और इसकी स्पीड 187 नॉट्स है, जो एक नॉर्मल कंडीशन है। नया रूट असाइन होने के बाद कैप्टन कंप्यूटर में इस नए वे पॉइंट्स को अपडेट करने में लगे हैं। असल में फ्लाइट को किस रूट से होते हुए कहां तक जाना है, किस जगह मुड़ना है, ये सभी वे पॉइंट्स उड़ान से पहले ही प्लेन के कंप्यूटर में डाल दिए जाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग ऑटो पायलट काम करता है। लेकिन अब क्योंकि रूट में बदलाव किया गया है, तो इसलिए उसे वापस से अपडेट करना पड़ रहा है ताकि ऑटो पायलट इस नए रूट के अकॉर्डिंग टर्न ले सके। कैप्टन अभी इसी को अपडेट करने में लगे हैं, जिसकी वजह से इनका ध्यान थ्रस्ट लीवर से बिल्कुल हट चुका है। दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर भी फ्लाइट को मॉनिटर करने में लगे हैं। लेकिन तभी पहले इंजन का थ्रस्ट लीवर खुद ब खुद कम होने लगता है। इस समय फ्लाइट 2000 फीट पर है, जिसके लेफ्ट इंजन की पावर धीरे धीरे कम हो रही है और थ्रस्ट घट रहा है। कैप्टन प्लेन के फ्लैप्स को ओपन कर चुके हैं ताकि प्लेन की लिफ्ट बढ़ सके और ये स्मूथली टर्न कर सके, लेकिन धीरे धीरे मुड़ने की जगह प्लेन अब बहुत ही तेजी से बाईं ओर मुड़ने लगा है।
क्योंकि इसका एक इंजन दूसरे के मुकाबले ज्यादा फोर्स जनरेट कर रहा है। कैप्टन पूरी तरह अपने फ्लाइट शेड्यूल मॉनिटर पर फोकस्ड हैं, जिसके चलते इनके हाथ थ्रस्ट लीवर से दूर हैं, जबकि इस दौरान फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट के दूसरे कोने से सब कुछ देख रहे हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि प्लेन थ्रस्ट नहीं ले पा रहा है, इसलिए जल्दी से कैप्टन को कहते हैं, फ्लैप्स बंद कीजिए। कैप्टन फ्लैप्स बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में फर्स्ट ऑफिसर फिर से उनसे फ्लैप्स को पूरी तरह बंद करने को कहते हैं। इस बार कैप्टन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। जब फर्स्ट ऑफिसर जवाब पाने के लिए कैप्टन की तरफ देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कैप्टन पसीने से भीगे हुए अपनी जगह पर बदहाल पड़े हैं। इस समय 9:08 और 2 सेकंड हुए हैं। फर्स्ट ऑफिसर थोड़ा घबराते हुए कैप्टन से पूछते हैं, क्या आप ठीक हैं? इस पर कैप्टन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। पहले तो फर्स्ट ऑफिसर सोचते हैं कि कैप्टन शायद टेम्परेरीली असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि कैप्टन पूरी तरह से सुन्न होते जा रहे हैं, उनके चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा है, सांसें भी ऊपर नीचे हो रही है, तब उन्हें किसी अनहोनी का एहसास होता है। वो जल्दी से कैप्टन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी कैप्टन का सिर एक झटके से पीछे की तरफ झुक जाता है और उनका पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है। जल्द ही फर्स्ट ऑफिसर को समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ मामूली डिस्कम्फर्ट नहीं है, बल्कि कैप्टन को हार्ट अटैक हुआ है और वो दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। ये एहसास होते ही वो कुछ सेकंड के लिए शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। उनकी नजरें अब भी कैप्टन पर हैं, लेकिन उन्हें प्लेन को भी कंट्रोल में रखना है, क्योंकि प्लेन अब 17 डिग्री बाईं ओर झुक चुका है। इसलिए फर्स्ट ऑफिसर जल्द ही खुद को संभालते हुए ऑटो पायलट को इंगेज कर देते हैं। फर्स्ट ऑफिसर की घबराहट अब पैनिक में बदलने लगती है। उनका चेहरा पसीने से तर हो चुका है, हाथ कांप रहे हैं और दिमाग में लगातार सवाल घूम रहे हैं। अब क्या करूं? प्लेन को कैसे संभालूं? क्योंकि इसे टेक ऑफ हुए कुछ ही मिनट हुए हैं और प्लेन की ऊंचाई भी इतनी ज्यादा नहीं है कि उसे समय रहते स्टेबल किया जा सके। साथ ही फर्स्ट ऑफिसर के पास इस प्लेन को ऐसी कंडीशन में संभालने का कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं है और इस समय वो घबराहट के मारे ये भूल चुके हैं कि वेस्टर्न एयरक्राफ्ट्स के इंस्ट्रूमेंट्स सोवियत से थोड़े अलग होते हैं। इसलिए ये उस पर दिखाए गए डेटा को भी करेक्ट वे में ही समझ पा रहे हैं और ये सब चीजें मिलकर एक बहुत बड़े डिजास्टर को जन्म देने वाली हैं। अगर फर्स्ट ऑफिसर ने वक्त के साथ चलते हुए खुद को वेस्टर्न एयरक्राफ्ट्स के लिए एजुकेट किया होता तो आज उन्हें ये दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो हवाई यात्रा की बात हो या अपने घर को सुरक्षित करने की। और अपने घर की सुरक्षा में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, इसके लिए मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को D3D सिक्योरिटी सिस्टम लगाने की सलाह देता हूँ। D3D एक ऐसा एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपके घर की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहता है। ये सेंसर्स, इंफ्रारेड रेस और सिक्योरिटी कैमरा की हेल्प से एक अटूट सुरक्षा चक्र बनाता है कि आपकी मर्जी के बिना कोई आपके घर में घुसने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सिर्फ 10 मिनट में आप इस सिक्योरिटी सिस्टम को लगाकर चैन की नींद सो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक के साथ ही स्पेशल कूपन कोड भी दिया है, जिससे आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बार ट्राई जरूर करें। खैर चलिए, अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। प्लेन अब भी स्टेबल नहीं है और थ्रस्ट की समस्या जारी है। साथ ही एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। कंट्रोल पैनल पर लाल बत्तियां चमकने लगी हैं और कई तरह के वार्निंग सिग्नल्स बीप कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर अपना पूरा जोर लगाकर प्लेन को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन हर बार प्लेन एक तरफ को झुका जा रहा है। अकेले इतने बड़े क्राइसिस को संभालना फर्स्ट ऑफिसर को भी नामुमकिन सा लग रहा है। कुल मिलाकर कॉकपिट का माहौल बहुत ही ज्यादा टेंस है, लेकिन बाहर पैसेंजर्स को अभी तक कोई अंदाजा नहीं है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे करके प्लेन अब और भी तेजी से गिरने लगा है और इस वक्त ये ग्राउंड के बेहद नजदीक है। वार्निंग साइंस अब पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं। इसी बीच फर्स्ट ऑफिसर प्लेन को कंट्रोल करने की एक आखिरी कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार भी ये प्लेन को संभालने में फेल हो जाते हैं और इस तरह 9:08 पर यह प्लेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गिरते हुए बुखारेस्ट के नज़दीक एक खेत में क्रैश कर जाता है। जमीन से टकराते ही प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं और इसमें मौजूद 30,000 लीटर जेट फ्यूल तुरंत आग की लपटों में बदल जाता है। अभी प्लेन बहुत दूर नहीं गया था, इसलिए कंट्रोल टावर तक इस धमाके की आवाज साफ तौर पर सुनाई देती है। इसलिए इस धमाके को सुनने के बाद जब वो रेडार पर नजर डालते हैं तो वहां से फ्लाइट 371 गायब हो चुकी होती है। कंट्रोल टावर प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो बार बार रेडियो पर फ्लाइट से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। इसे देख उनकी चिंता बढ़ने लगती है और वो तुरंत ही आसपास फ्लाई कर रहे एयरक्राफ्ट्स को मैसेज भेजते हैं कि वो फ्लाइट 371 से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। इस तरह दूसरे प्लेन के पायलट्स भी फ्लाइट 371 से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद कंट्रोल टावर डिस्ट्रेस फेज डिक्लेयर कर देते हैं, जो एविएशन वर्ल्ड में एक इमरजेंसी सिग्नल होता है और ये तब डिक्लेयर किया जाता है जब या तो फ्लाइट के साथ पूरी तरह से कांटेक्ट खत्म हो जाता है या उन्हें शक होता है कि प्लेन किसी बड़े हादसे का शिकार हो गया है। डिस्ट्रेस फेज डिक्लेयर करने के बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को नोटिफाई किया जाता है और वो तुरंत क्रैश साइट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां का मंजर देख सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि प्लेन इतना स्पीड से टकराया था कि वहां की जमीन पर 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया था। इस जगह के आसपास प्लेन के टुकड़े हर तरफ बिखरे हुए थे और एक बड़ा एक्सप्लोजन होने की वजह से वहां आग लग चुकी थी। प्लेन का जमीन से इतना जोरदार टकराव हुआ था कि आसपास मौजूद घरों की दीवारों पर दरारें पड़ गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 60 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स में से कोई भी जिंदा नहीं बच सका था और पायलट का तो ये हाल था कि उनकी बॉडी को रिकवर करना भी काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि प्लेन बेहद तेज स्पीड में सीधे नोज के बल गिरा था। ऐसे में सबसे ज्यादा इंपैक्ट सामने वाले हिस्से पर ही पड़ा था और कॉकपिट पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। क्रैश के बाद रोमानिया और इंटरनेशनल एविएशन अथॉरिटीज इस हादसे की गहन जांच शुरू कर देती हैं। उनका ज्यादातर शक थ्रस्ट लीवर की खराबी की ओर जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी लग रहा था कि इस हादसे का इकलौता रीजन थ्रस्ट लीवर नहीं हो सकता। इसलिए वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की मदद से पता लगाते हैं कि कैप्टन लिवियो बुटोनाओ को उड़ान के क्रिटिकल मोमेंट पर एक स्ट्रोक आया था, जिस वजह से वो प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाए। साथ ही एयरबस A310 के थ्रॉटल में आए मेल फंक्शन ने इस सिचुएशन को और भी खतरनाक बना दिया था। फर्स्ट ऑफिसर लॉनल स्टोई ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन थ्रॉटल की टेक्निकल समस्या और कैप्टन की मौत हो जाने की वजह से प्लेन को बचाया नहीं जा सका। इसके अलावा फर्स्ट ऑफिसर का सोवियत प्लेन में प्रायर एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग की कमी और सही डिसीजन नहीं ले पाना भी इस हादसे की वजह बना।
इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए कई नए सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट किए गए। साथ ही मेडिकल चेक्स को और ज्यादा सख्त बनाया गया ताकि किसी पायलट की तबीयत खराब होने की संभावना को पहले से पहचाना जा सके। साथ ही एयरबस ने अपने प्लेन्स में थ्रॉटल से जुड़े इशू पर खास ध्यान दिया और उसमें कई तरह के मॉडिफिकेशंस किए गए ताकि आगे इस तरह के हादसे से बचा जा सके। तो ये थी टैरम फ्लाइट 371 की कहानी, एक ऐसा हादसा जो टेक्निकल ग्लिच और ह्यूमन फैक्टर की वजह से हुआ और एविएशन हिस्ट्री का एक दर्दनाक चैप्टर बन गया। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।